करने जा रहे सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर का नाम आपका संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब है कि आपका ढांचा, ये परिवर्तन आपके उपनिवेशिक काल में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ढांचे में परिवर्तन हुआ था। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारे देश की संरचना में बहुत सारे परिवर्तन किए थे। जैसे आजकल हम देख भी सकते हैं, हम पश्चिमिता के कितने ज्यादा आदी हो चुके हैं। हम पश्चिमिता के टाई, कपड़े, स्कर्ट्स, ये सब पैंटे, शूज, ठीक है, और कटलेट और फास्ट फूड, ये सब हमारा कहीं ना कहीं से संरचनात्मक परिवर्तन की वजह से हुआ। और ये परिवर्तन कराया किसने? ब्रिटिशर्स ने कराया। हमारे देश में सबसे पहले ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने हमारे देश में सब संरचनात्मक परिवर्तन जब कराया था, सब कुछ चेंज हो गया था, सब कुछ। यहाँ पर आप देखो कि जब हमारे देश में मतलब अंग्रेज नहीं आए थे उस समय की स्थिति बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उस समय उन्होंने हम बहुत कुछ दिया था। जैसे कि आप कह सकते हो हमारे देश में हमारी खुद के कहने के लिए कुछ भी नहीं है, खुद का कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास खुद की सड़कें नहीं है, सड़क नहीं है, ठीक है, रेलवे नहीं है, हमारे पास संसद नहीं है। संसद भी हमें खुद कौन बना कर देके गया था? अंग्रेज बना कर देके गए थे। हमारा राष्ट्रपति भवन भी हमारा नहीं है, वो भी हमें अंग्रेज बना कर देके गए थे। ऊपर से हमारा जितना भी हमारा 85% जो संविधान है वो भी हमने 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था, जो कि हमें अंग्रेजों ने दिया था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने हमारे पूरी की पूरी संस्कृति को, हमारे सामाजिक, हमारे राजनीतिक, हमारे सांस्कृतिक जीवन को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभावित किया। तो उसी प्रभावित को पढ़ने के लिए आज हम इस चैप्टर को लेकर आपके सामने कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे थे हमारे भारत में। इसलिए बोलते हैं संरचनात्मक परिवर्तन, कि उन्होंने हमारी संरचना में, हमारे देश की संरचना में क्या क्या परिवर्तन किए थे और क्यों क्यों किए थे। क्या उनको कोई मकसद था या नहीं था, ये सब वही पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इसका नाम भी क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन। जैसे हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को लेकर आए थे, अंग्रेजी तो लेकर आए थे हमारे भारत में, और कौन लेकर आया था? और आज देख लो, हम अंग्रेजी के बिना तो काम ही नहीं होता। सारे सरकारी काम, छोटे से मोटे जितने भी सरकारी काम होते हैं या जो भी प्राइवेट जितने भी काम होते हैं, सब में कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा है ही है कि नहीं? आप देखो अंग्रेजी भाषा हर एक के जहन में जा चुका है। अंग्रेजी भाषा अगर आपको नहीं है तो आपको बड़ी बड़ी जॉब नहीं मिलेगी, छोटी छोटी जॉब नहीं मिलेगी अगर अंग्रेजी भाषा नहीं आती आपको। तो अंग्रेजी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे देश के लिए, जो कि कौन देकर गया? हम अंग्रेजी देकर गए है कि नहीं? तो अंग्रेजी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं आप देखते हो भाई संरचनात्मक में हमारे जितने परिवर्तन हो सारे अंग्रेज हमारे करके गए हमारी संरचना में परिवर्तन। तो उपनिवेश, अब सब शुरुआत करते हैं। आपके पहली हेडलाइन से इसमें लिखा हुआ है उपनिवेशवाद की समझ। उपनिवेशवाद का मतलब क्या? उपनिवेशवाद का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। उपनिवेशवाद का मतलब यह है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर ले और उस देश के अंदर अपने तरीके से राजनीतिक व्यवस्था चेंज कर दे, सामाजिक व्यवस्था चेंज कर दे और सांस्कृतिक जो व्यवस्था उसको चेंज कर दे, अपने कायदे कानून लागू करे उस देश के ऊपर, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाया और बहुत सारे देशों में अपने तरीके से व्यवस्थाएं लागू करी। पता नहीं तुम्हें कितने सारे देशों पर उन्होंने कब्जा किया था और उन्होंने अपने हिसाब से क्या करा था? व्यवस्था लागू करी थी। हमारे देश में जब वो यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारे देश में उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्था लागू करी, सामाजिक व्यवस्था लागू करी, राजनीतिक व्यवस्था लागू करी, आर्थिक व्यवस्था लागू करी, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो भाई, हमारे देश में जब अंग्रेज आए, इंपॉर्टेंट तो यही है कि अंग्रेज आए क्यों थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम ये बात करते हैं, हम ये इसको छोड़ देते हैं अभी अंग्रेजों ने क्या किया, हम ये करते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में आए क्यों थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्कर। तो आए ही क्यों थे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पूंजीवाद की वजह से, सुना एक वर्ड पूंजीवाद, ये वर्ड सुना पूंजीवाद। अंग्रेज हमारे भारत में पूंजीवाद की वजह से आए थे। सबसे पहले औद्योगिकरण से गुजरने वाला देश ही आपका इंग्लैंड। जब इंग्लैंड के देश में औद्योगिकरण हुआ, उनको ये लगा कि यार औद्योगिकरण में तो पैसा बहुत है, खर्च मतलब इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा है कि नहीं? तब उनको ये लगने लगा कि अब हम ऐसे देशों को गरीब गुलाम बनाएंगे जिनके देशों में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और उनको इन प्राकृतिक संसाधनों को यूज कैसे करना ये सब नहीं पता, इसलिए हम उनके देशों में जाएंगे। तो इंग्लैंड ने हर एक देश को गुलाम बनाया जिसके देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन, उनको अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कुछ नहीं पता। और सब कुछ हुआ किस वजह से? पूंजी की वजह से, पैसे की वजह से। अगर पूंजीवाद इंग्लैंड में ना आता तो हमारे देश को गुलाम ही ना बनाते, हमारे देश को छोड़ो किसी भी देश को गुलाम ना बनाते अगर पूंजीवाद ना आता। क्योंकि पूंजीवाद का मतलब ही क्या है? कम पैसे लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाना। इसी व्यवस्था को लेकर वो भारत में एंट्री करते हैं और जब भारत में एंट्री करते हैं तो अब देखो क्या हुआ। हमारे देश में दो व्यवस्था चलती थी। पूंजीवाद से पहले की बात बता रहा हूँ कि हमारे देश में व्यवस्थाएं थी। कौन सी थी? एक तो पूर्व पूंजीवाद व्यवस्था चलती थी, पूर्व पूंजीवाद व्यवस्था, एक थी आपकी पूंजीवाद व्यवस्था। दो व्यवस्थाएं,
पूर्व पूंजीवाद व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें कि आपके अंग्रेज नहीं आए। इस समय हमारे देश में राजा निवास करते थे, राजा राज करते थे। राजा क्या करते थे? राज करते थे हमारे राज्य के ऊपर। और राजा किसी भी आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते थे। आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या? किसी कारोबार में, किसी धंधे में हस्तक्षेप करते थे वो लोग, राजा लोग करते थे। थोड़ा सा टैक्स लिया आपसे और आप मस्ती से रहते थे अपने पूरे राज्य के अंदर, है ना। थोड़ा सा टैक्स लेते थे आपसे, राजा लोग इतना ही तो करते थे और आप बिल्कुल मस्त रहते थे। ये राजा का काल था, उस समय की बात है। ये पूर्व पूंजीवाद है। और राजा ने आपके ऊपर कभी कोई अत्याचार तो नहीं किया होगा, कभी आपको किसी से रोका भी नहीं होगा। ये था पूर्व पूंजीवाद। लेकिन जैसे ही पूंजीवाद भारत में आया, इसका मतलब जब अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस किए। क्या चेंजेस करे? पहली बात तो उन्होंने हमारे आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। आर्थिक क्षेत्र में मतलब बता दिया ना, काम धंधों में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप का मतलब टांग अड़ाई, हस्तक्षेप किया, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। और यहाँ तक कि उन्होंने हमें ये बताया कि हमें फसल कौन सी उगानी, ये भी हमें बताया। कौन सी फसल उगानी ये उन्होंने हमें बताया। अच्छा, कौन फसल उगाएगा ये भी उन्होंने हमें बताया, ये भी उन्होंने बताया। अच्छा, उस फसल को उगाने के बाद उस फसल का वितरण कैसे होगा ये भी अंग्रेजों ने आकर डिसाइड करा। सब कुछ देखो कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड करा। अंग्रेज आए, ये सब उन्होंने चेंजेस करे हमारे देश में। अच्छा, यहीं तक सीमित नहीं था, उन्होंने आकर तो हमारे जंगल तक को नहीं छोड़ा, भूमि सुधार कर दी। मतलब देखो अंग्रेजों के राज्यों के टाइम में क्या होता था, भूमियां किसी के पास नहीं होती थी, राज्यों को छोड़कर राज्य के पास सारी भूमि होती थी। लेकिन जैसे ही आपके ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या करा, जो भूमियां थी वो लोगों को दान देनी शुरू की, लोगों को दी, जमींदार बनाए। जमींदारी व्यवस्था यहाँ से सबसे कठोरता व्यवस्था में जिस लेवल पर पहुंची वो अंग्रेजी शासन में पहुंची, आपकी जमींदार व्यवस्था। उसके पहले जमींदार थे पर उनके पास जमीनें नहीं होती थी, जमीनें सारे राज्य के पास होती। तो इन्होंने आकर क्या किया, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप किया। फसल कौन सी होगी ये बताया, कौन फसल उगाएगा ये बताया, और कैसे फसल, जब फसल उग जाएगी तो उसका वितरण कैसे होगा, लोगों को कैसे दी जाएगी फसल। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे प्राइस भी डिसाइड कर दिया कि इतने प्राइस पर गई थी तुम्हारी, और भर भर के टैक्स लिया। ये सब क्यों उन्होंने हमारे देश में भर भर के टैक्स लिया नहीं, या भर भर के टैक्स लिया। चलो यहाँ तक फसलों की बात की, उन्होंने तो हमारे जंगल तक को नहीं छोड़ा, जंगलों को उन्होंने आरक्षित घोषित कर दिया। जंगलों पर एक कानून लगाया, जो कानून ये था कि अब गरेडिये या जो चरवाहे अब जंगलों में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि अभी सरकारी संपत्ति बन गई, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में चरवाहे और गरेडिये बेचारे एक तो बेरोजगार हुए, और दूसरी बात उन्होंने अपने चरवाहे खो दिए। चरवाहे खो दिए क्यों? क्योंकि उनको घास फूस नहीं मिल रही है। वो कहाँ से मिलेगी? जंगलों से मिलेगी। जंगलों में घुसने से इनकार करा दिया इंग्लैंड की सरकार ने। यही तो हुआ था, ये सारे चेंजेस करेंगे इंग्लैंड की सरकार ने। तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ उपनिवेशवाद में किए गए सुधारों का वर्णन करें, तो तुम ये सारा बताओगे कि अंग्रेज हमारे भारत में कैसा किया, टैक्स सिस्टम लगाया उन्होंने हमारे देश में, बहुत भर के टैक्स लिया हमसे, फसलें बताई हमें कौन सी बनी, कौन उगाएगा, ये सब हमें बताया। ये सब बना दिया। जंगलों को उन्होंने आरक्षित घोषित कर दिया कि जंगलों में गरीडी नहीं घुसेंगे, उनको बेरोजगार कर दिया, उनके चरवाहे हजारों की संख्या मरने लग गई। ये सब उन्होंने किया हमारे देश में। ये सारा उपनिवेशवाद में, ये सब अंग्रेजों ने हमारे देश में किया। ठीक है, क्लियर है आपको? और तो और अंग्रेजों ने एक और व्यवस्था अपनाई, यहीं पर उन्हें हस्तक्षेप किया। उन्होंने क्या किया, जब उनको क्या लगा कि वे अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे, उनका काम लेंगे, इसी भाषा को सिखाकर उन्होंने यहाँ से बहुत सारे जो इंटेलिजेंट लोग थे उनको नाव में भर भर कर बाहर ले गए, नाव में भर भर। और वो भी पता कैसे भरते थे, कुत्ते बिल्लियों की तरह ठूस ठूस कर भरते थे नाव में, पानी वाले जहाजों में भर भर कर ले गए हमारे देशों को बाहर ले गए। जो सही सलामत पहुंच गए थे जहाजों के द्वारा, तो उनके बच्चे जो आज उनके क्या कहलाएंगे, सेना। आज तुम देखो वर्ल्ड में हर जगह भारतीय फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं? क्योंकि इंग्लैंड के लोग, जो इंग्लैंड के जो ब्रिटिश कंपनी थी वो हमारे लोगों को बाहर लेकर गए, तब जाकर हमारे यहाँ के भारतीय मूल एनआरआई इतने सारे देश देखो पूरी दुनिया में फैले। आज की डेट में तुम देखो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है, एक भारतीय तो है, एनआरआई तो है, कौन? ऋषि सुनक तो है। उस समय उसकी फैमिली वाले वहां पर गए होंगे, फिर उसका जन्म वहां पर हुआ, तो क्या बन गया? एनआरआई बन गया, है कि नहीं? तो एनआरआई बना तो आज देश का प्रधानमंत्री बना, ब्रिटेन का देख लो ना, ये सब हुआ। ये जो दूसरी हेडलाइन है वो लिखे है, नगरीकरण और औद्योगिकरण में क्या अंतर है? नगरीकरण और औद्योगिकरण में क्या अंतर है? अच्छा, नगरीकरण और औद्योगिकरण साथ साथ होने वाली व्यवस्था है। तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ नगरीकरण और औद्योगिकरण क्या साथ साथ होने वाली व्यवस्था है? तो तुम बोलोगे हाँ, ये साथ साथ होने वाली व्यवस्था है। अब तुम बताओ, तुम पूछो कैसे भैया, मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे कि तुम एक बात कहो, अगर मैं कोई फैक्ट्री लगा दूं, जब मैं फैक्ट्री लगा दूंगा तो वहां पर लोग काम करने के लिए नहीं आएंगे, दूर दूर राज्य से भी लोग काम करने के लिए आएंगे, क्या पता। अब जब दूर दूर राज्य से लोग काम करने के आएंगे, जैसे यूपी से आएंगे, बिहार से आएंगे, तो उनको रहने की प्रॉब्लम होगी,
तो रहने के लिए जब घर ढूंढेंगे तो घर कहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे? फैक्ट्री के आसपास ही सोचेंगे ना भाई कि हमें फैक्ट्री के आसपास कोई घर मिल जाए, ठीक है ना। आप फैक्ट्री के आसपास रहेंगे, तो जब फैक्ट्री के आसपास रहेंगे तो नगरीकरण नहीं पड़ेगा उससे। अब फैक्ट्री बनी है तो इसका मतलब फैक्ट्री के आसपास तो सारी सुविधाएं भी क्रिएट करी जाएंगी जो कि एक आदमी के लिए जरूरी होगी। जैसे क्या? अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा किया जाएगा। तो जब ये तीनों चीज अच्छी हो जाएगी तो नगरीकरण तो बननी ऑब्वियस सी बात है। तो ये नगरीकरण और औद्योगिकरण साथ साथ होने वाली व्यवस्था है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो तुम बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि उद्योगीकरण, तुम्हारी हेडलाइन है कि उद्योगीकरण का मतलब क्या है। पहली बात है तो उद्योगीकरण क्या है? मशीनीकृत युग, उसको बोलते हैं उद्योगीकरण। बड़े बड़े कारखानों को स्थापित करना और उन कारखानों में लोगों की बजाय मशीनों से काम लेना, उसको बोलते हैं उद्योगीकरण। उद्योगीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अनुभव किसने किया उद्योगीकरण का? इंग्लैंड ने उद्योगीकरण का अनुभव किया था, ठीक है। और जब इंग्लैंड ने उद्योगीकरण का अनुभव किया तो इंग्लैंड में गड़बड़ हुई। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एक बात बताई गई तुम्हारी बुक में कि इंग्लैंड में ये हुआ था और भारत में ये हुआ था, कंपैरिजन करके बताया हुआ। और ये पूछेंगे तुमसे, पूछेंगे क्या पूछेंगे कि बताओ इंग्लैंड का उद्योगीकरण कैसे भिन्न है भारत के उद्योगीकरण से। ये क्वेश्चन है ना। तो कैसे भिन्न, अब बताता हूँ। देखो, इंग्लैंड में उद्योगीकरण हुआ तो काफी सारे लोगों ने कृषि को छोड़कर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हुआ। जब हमारे यहाँ पर उद्योगीकरण आया तो हमारे यहाँ पर बेचारे लोगों को अपने उद्योग छोड़कर कृषि तक जाना, क्योंकि हमारे यहाँ की मशीनें, जो मशीनें हैं हमारे देश में, तो हथकरघा उद्योग खत्म। हाथ से जो बनने मशीन काम बनता था, दरियाँ बनती थी, कपड़े बनते थे, सब खत्म। इस वजह से ये पहला पॉइंट है तुम्हारा कंपैरिजन में। अच्छा, दूसरा पॉइंट बताता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि इंग्लैंड में जो उद्योगीकरण आया तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री। हमारे यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पर क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पर इंग्लैंड आया, हमारे यहाँ पर पहले ऑलरेडी फैक्ट्री थी, हमारे यहाँ पर पहले उद्योग थे। तो जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे उद्योगों को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ पर बेचारे लोग कारखानों से कहाँ चले गए? कृषि की तरफ गए, बेरोजगार हो। जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि लोग बेरोजगार हो, उनको बेरोजगार कर दिया गया। मशीनें आ गई तो बेरोजगार तो होना ही ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। 10 लोगों का मशीनें कर देंगे, एक अकेली मशीन। यहाँ पर वो 10 लोगों को दिहाड़ी दे रहे हैं, यहाँ पर वो एक मशीन लेकर आएंगे 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की, सारा काम कराएंगे उससे और पूरे साल कराएंगे। ये भी देखो, तो फायदा क्या है, ये या ये? हथकरघा उद्योग को अच्छा फायदेमंद है या फिर वो मशीनें फायदेमंद है? तो मशीनें से काम लेंगे, फिर मशीनों से काम लेंगे, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, हमारे देश में ना एक चीज और थी। हमारे देश में यहाँ पर 2 राज्य थे। एक सूरत हमारे देश में सबसे बड़ा जो राज्य था उद्योगीकरण के मामले में, जहाँ पर सबसे बड़े बड़े उद्योग लगे हुए थे। और हमारे देश में सबसे अमीर राज्य उस समय का वो सूरत था, और एक मुसलीपट्टनम था। कि अंग्रेजों ने आकर हमारे देश में ऐसे राज्य समाप्त करते जो हमने बनाए थे, उन्होंने अपने हिसाब से नए राज्य बनाए। और उन नए राज्यों ने ऐसी जगह पर बनाए जो कि बंदरगाह से सटे हुए थे। जैसे मुंबई बनाया, देख लो कितना आज शहरीकृत है मुंबई। चेन्नई बनाया, देख लो। बेंगलुरु बनाया, देखो उसको कितना फेमस है। कर्नाटक वाला, इस सारे के सारे उन्होंने अपने हिसाब से बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि वो वही राज्य थे जो बंदरगाह से सटे हुए थे। और इन राज्यों से क्या करते थे? वो आयात निर्यात, भारत से कच्चा माल लेकर जाते और इंग्लैंड में बनाकर लाते और भारत में आकर डबल दामों पर बेचते। ये उनकी नीति थी इंग्लैंड में, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने हमारे यहाँ के उद्योगों को समाप्त किया। यहाँ पे हमारे राज्यों का पतन करवाया, हमारे 2 राज्यों का पतन करवाया, मुसलीपट्टनम और सूरत का। पतन मतलब खात्मा करवाया, अंत करवाया उन राज्यों का। आज देख लो, सूरत कोई पहचानता है? जानता तक नहीं। मुसलीपट्टनम को जानता है? नहीं जानता। लेकिन नाम किसके आते हैं शहरीकृत के रूप में? मुंबई का, चेन्नई का, बेंगलुरु। 3 ही तो नाम आते हैं जो कि उन्होंने खुद बनाए। और तुम जाकर देखना मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में कहीं ना कहीं तुम्हें अंग्रेजियत की एक झलक मिल जाएगी। कोई बिल्डिंग्स में मिल जाएगी, तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मुंबई में ऐसी बिल्डिंग्स है जो तुम्हें देखकर पहचान जाओगे कि तो अंग्रेजों की जमाने ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स जो अंग्रेज बनाकर खुद गए। अरे अंग्रेजों ने खुद अपने हिसाब से शहर बनाए थे यार, तुम देखो तो सही, बता दोगे तुम। अपने हिसाब से उन्होंने राज्य बनाए अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या उन्होंने हमारे देश में समझ में आया? कोई दिक्कत? चलते हैं। 1690 में तो क्या हुआ, एक अंग्रेजी अधिकारी, इसका नाम था जॉब चार्नो। उसने यहाँ पर 1690 की बात, 1690 में कलकत्ता में एक व्यापारी आया, ब्रिटिश अधिकारी था। 1690 में उसने क्या करा, जॉब चार्नो नाम था उसने हमारे यहाँ के राज्य से 3 राज्य थे, 3 गांव थे जो पट्टे पर लिए, किराए पर लिए।
3 और उसी पट्टे की जमीन पर उसने एक बड़ा महल बना दिया गोदाम के नाम पर, जिसको आज क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। बहुत फेमस है ब्रिटिश का, आज भी जाकर देखना फोर्ट विलियम आज भी बहुत फेमस है बंगाल में, बहुत अच्छा, ठीक है, काफी अच्छा था। और वो अच्छा बनाया किस लिए था पता है तुम्हें, किसने बनाया था फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम सेना के लिए बनाया हुआ था, ताकि कभी अगर हिंदुस्तान के राजा अगर हम पे अटैक करें तो हम इसमें आकर छुप जाएं और यहाँ पर हम छुपे रहे और बच जाए। और फोर्ट विलियम के चारों तरफ उन्होंने सेना भी लगा दी। लास्ट हेडलाइन है चाय की बगानी। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था, देखो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उनको लगा कि भाई मुनाफा कमाने के लिए हमारे पास क्या है, क्या लेके आए मुनाफा कमाने के लिए। उनका ध्यान गया असम के चाय बगानों के ऊपर, असम के चाय बगान पर जो उनका ध्यान गया तो उनको लगा भाई असम में जो चाय है, कॉफ़ी है, वो बड़ी, हमारे यहाँ इंग्लैंड में बड़ी फेमस है, यहाँ तो ऐसी ही मिल जाएगी क्योंकि ज़मीन अच्छी है यहाँ पर। तो उन्होंने चाय की बगानी करानी शुरू की। कहाँ पर करवाई उन्होंने चाय की बगानी? असम में कराई। तो चाय की बगानी जब करवाने के लिए असम में आए तो उनको लगा कि लोग चाहिए, कौन करेगा मजदूरी? तो उनको लगा सबसे मेहनती लोग कहाँ पर मिलेंगे? वो तो मिलेंगे यूपी, बिहार, झारखंड या उड़ीसा, यहीं से मिलेंगे। तो यहीं से उठाकर लाओ लोगों को। यहाँ से उन लोगों को लाया गया, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लाया गया। सिर्फ क्या बोला कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आ जाओ हमारे पास और असम में आकर काम करो। लेकिन 4 साल उनका एक बहाना था, उन्होंने उनसे जिंदगी भर काम करवाया। उनको लेकर कौन गया था पता तुम्हें? हमारे यहाँ के इंडियन से लेकर गए थे, जिनको हमारे इंग्लैंड वालों ने ठेकेदार बनाया हुआ था, वो लेकर गए पहला फुसलाकर। हमारे जब अपने लोग आएंगे तभी तुम जाएंगे ना। उन्होंने क्या बोला कि भाई वहाँ चल, अंग्रेज अच्छा पैसा दे रहे हैं, आज तेरे को 4 साल के लिए काम कराऊंगा, घर भी मिलेगा, खाना पीना सब मुफ्त है, ये बोल के ले गए। उसके बाद फिर 4 साल के लिए ले गए तो जिंदगी भर वही रखी। और फिर क्या हुआ, उनको क्या बोला, खाना पीना सब मुफ्त मिलेगा, कुछ नहीं मिला। सुबह शाम सिर्फ सूखी रोटी और प्याज मिलता था। और कई बार क्या हो जाता था, उनको बुखार हो जाता था, बीमारी हो जाती थी बड़ी बड़ी। क्योंकि देखो भाई, ये जो लोग गए थे ना उड़ीसा के या बिहार के, यूपी के, यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। अब यहाँ जब गर्मी बढ़ती है तो ऐसे अगर आप कैसे इनको ऐसे क्षेत्र में लेकर जाओगे जहाँ पर हमेशा बारिश, ठंड का महीना ये सब रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा, बीमारियाँ पकड़ ली उनको बीमारियों ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। जब बीमारियाँ लगी उनको तो ठेकेदार के पास जाते थे पैसे लेने के लिए, तो ठेकेदार कोई पैसा भी नहीं देते थे बीमारियाँ ठीक कराने के लिए। अंग्रेजों भी एकदम देखो, उनको लोहे की कोई मान लो कोई मोहर ली, उस मोहर को पूरा गर्म करा, लाल करा, और लाल मोहर को आपके शरीर पर लगा दिया, किसी भी अंग पर लगा दिया, जिससे कि आप दग जाते थे। दग का मतलब है कि अगर आप कभी भागने की कोशिश करोगे तो आपको पकड़ लिया जाए उस मोहर को देखकर, स्टैंप को देखकर पकड़ लिया जाए। और अगर तुम भाग भी गए, तुम्हारी किस्मत भी, तुम भाग भी गए और अगर फिर भी तुम कहीं किसी अंग्रेज अधिकारी को मिल गए, अगर तुम पकड़ कर लेकर आता है, तुम्हारे से तो बहुत घटिया काम होता, घोड़े पर सहाया जाता, तुम्हें उल्टा लिटा कर घोड़े के पीछे बांध कर घिसराया जाता था, ये कांड करे जाते थे हमारे मजदूरों के साथ। आसाम के बगान से कहाँ पे रहता था? आसाम में रखे करते थे। आसाम में उनको पीटा जाता था, अगर वो भागने की कोशिश करते तो पीटते बहुत गंदे तरीके से। किसी जगह पे तो रखा होता? कहाँ पर? मजदूरों को वहीं रखते थे, आस पड़ोस में, बगानों के आस पड़ोस में रखते थे, झोपड़ी से बनाकर वो केस में रखते थे। उनको कोई थोड़ा बड़ा महल थोड़ी देंगे, मजदूर है वो तो। उनको जो खाने के लिए पैसे नहीं दे रहे ढंग से, दवाइयों के लिए पैसे नहीं दे रहे ढंग से, तो उनको महल में तो कहाँ रखेंगे? ये देखो चाय के बगान। तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ चाय के बगान कैसे होते थे? बता दिया, ऐसे होते चाय मजदूर ऐसे होते थे। ठेकेदार कौन होते थे? हमारे इंडियन से होते थे, जो कि उनको पहला फुसलाकर 4 साल के लिए लेकर। और ये इनको बनाता कौन था ठेकेदार? इंग्लैंड अधिकारी। क्योंकि इंग्लैंड वाले अधिकारी को ये बात पता थी कि हम लेने गए तो नहीं आएंगे, अगर इंडियन ही जाए, ठेकेदार इंडियन बनकर जाए तो 100% उसके कहने पर आ जाए, और आ भी गए। उसके बाद उनको उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। ठीक है, अब तुम्हें दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बताओ चाय के बगानों के मालिक कैसे रहते? ये क्वेश्चन भी आएगा कि बताओ चाय के बगान के मालिक कैसे रहते? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाय के बगान के मालिक बड़े बड़े बंगले में रहते थे, बड़े जिस बंगले में वो रहते थे बहुत एकड़ में फैला होता था, वो बहुत बड़ा बंगला होता था, और उसके अंदर जो भी सारा सामान रखा होता वो सारे इंग्लैंड से इंपोर्ट कराया जाता। यहाँ तक कि पानी का टब कौन सा, जिसमें नहाते इंग्लैंड के लोग, पानी का टब भी बाहर से आता था, हमारे इंडिया में से नहीं लिया जाता था, बाहर से आता था बाथ टब, उसमें बैठ कर नहाते थे लोग। और जिस घर में वो रहते थे उसमें 24 घंटे इतनी सफाई करवा कर रखते थे वो, बहुत ज़्यादा सफाई। और सफाई करने वाले कौन थे? हमारे इंडियंस लोग, कि बाहर से ही दिख जाते थे चमक, सफाई कराते थे उनसे बाहर पूरी सफाई रहती थी। और इतना बड़ा लोन होता था, लोन क्या होता है? बगीचा, इतना बड़ा बगीचा होता था उनका, पूछो अंग्रेजों का। उस बगीचे में बैठकर सुबह वो एक टेबल पर बैठकर कुर्सी लेकर चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ रहे थे। इंग्लैंड वाले बहुत मस्त रहते थे। फिर बाद में उन्होंने अपने बच्चों को बुला लिया, बीवियों को बुला लिया, उनको भी यहीं पर रखा।
तो चाय के अफगान थोड़ी अमीरियत के साथ रहते थे, सारा काम हमसे कराते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, सारा सामान उनका इंग्लैंड से आता था, बाहर से आता था, यहाँ से कुछ नहीं लिया होता, क्योंकि उनको पता था यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो सारी आयुर्वेदिक चीज़ें मिलेगी, है ना, सांस्कृतिक चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर तो, पर वो तो उनको चाहिए नहीं थी, वो सारे बाहर से मंगाते। ठीक है, समझा तुम्हें? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? अब तुम्हारी हेडलाइन है स्वतंत्र भारत में। जब हमारे नेहरू जी को ये बात पता थी कि देखो भाई हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है, तभी अमीर हो सकता है जब यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगाए, अदरवाइज उसके बिना नहीं हो सकता। तभी हमारे भारतीय नेताओं ने पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू करी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर लागू करी थी, दूसरी उद्योगों पर लागू करी। उसी उद्योगों के द्वारा बड़े बड़े फैक्ट्रीज, उद्योग, धंधे ये सब लगाए गए, क्योंकि हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने बात कही थी अपने भाषण में कि भारतीय देश की उन्नति या विकास तभी हो सकता है जब इस देशों में उद्योग लगाए जाएंगे। बिना उद्योग के भारतीयों का विकास कभी नहीं हो सकता, कृषि के दम पर नहीं हो सकता, उद्योगों के दम पर हो सकता। तो हमने हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद उद्योगीकरण की रफ्तार को थोड़ा सा तेज करा, पंचवर्षीय योजना के तहत करा, है ना, करा था ना। नेहरू जी ने भी कहा था कि भाई बिना हम उद्योगीकरण के हमारे देश में उन्नति नहीं हो सकती, ये कहा तो और सब नेताओं को पता था बात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, ये लास्ट की हेडलाइन है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद चैप्टर खत्म। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, देखो भाई जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बड़े तेजी से यहाँ पर नगरीकरण बढ़ने लगा, बड़े तेजी से बढ़ भी रहा था। ठीक है ना, हमारे नेताओं को बात समझ में आई कि भाई देखो नगरीकरण तो बढ़ाना पड़ेगा, और नगरीकरण बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने तुम्हें शुरुआत में बता दिया था, आप उद्योग लगा दो, एक उद्योग लगा दो, उसके चारों तरफ कॉलोनीज इकट्ठे हो जाएंगे, कॉलोनीज बाद में नगर बन जाए, उद्योगीकरण बढ़ गया। तो जैसे बड़े बड़े उद्योग लगे नगरीकरण भी बढ़ना शुरू हो गया, नगरीकरण बढ़ना शुरू हो गया। अब भारतीय सरकार को लगा कि नगरीकरण को हमें और बढ़ाना, नगरीकरण बढ़ेगा। नगरीकरण में क्या होता है, सारी फैसिलिटीज, खाने पीने की सारी फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है, ठीक है, और स्वास्थ्य की पूरी फैसिलिटीज है, और आपके पढ़ाई लिखाई की पूरी फैसिलिटीज है, सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो सर हमारी स्वतंत्र भारत को लगा, हमारी सरकार को, नेताओं को लगा कि हमने हमारे देश में नगरीकरण को बढ़ावा देना। उसके लिए क्या करें, ज़्यादातर क्या लगाएं, उद्योग लगाएं। उद्योग लगाने के बाद उन्होंने हमारे देश में और भी बहुत सारे काम किए, जैसे हमारे देश की हमारी सरकार ने अभी एक योजना लागू कर, योजना का नाम बताओ नगरीकरण को बढ़ाने के लिए, स्मार्ट सिटी योजना लेकर आए। नगरीकरण को बढ़ाने के लिए तो लेकर आए थे स्मार्ट सिटी योजना, है ना, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि हम इस लिस्ट में से इन सबको स्मार्ट बनाए, इस लिस्ट में जितने भी नाम है। तो स्मार्ट सिटी योजना भी लागू करी थी नगरीकरण को बढ़ावा देने। ठीक है, नगरीकरण समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमने जब से देखा 2011 की जनगणना के बाद हमने जब देखा है तो बहुत सारे लोग अब गाँव से उठकर कहाँ चले गए हैं, शहरों में आ गए। बहुत सारे लोग आगे शहरों की तरफ निवास कर रहे हैं। ठीक है, हमने जब देखा भारतीय जनगणना में 2011 की जनगणना के साथ हमने ये देखा कि 41% लोग भारत में कहाँ पर आ गए, नगरों में आ गए, गाँव को छोड़कर नगरों में आ गए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो नीचे कमेंट करना, नहीं पसंद है तो तब भी कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।